नमस्कार दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी भारत देश के विदेश मंत्री रहे ही नहीं। और भारत देश के विदेश मंत्री जो मौजूदा समय में है एस जयशंकर, वो कभी भी पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे देश के विदेश नीति और कूटनीति का असर भारत देश की अपनी राजनीति यानी ये कहे कि देशी राजनीति से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इकोनॉमी को संभालने के मद्देनजर कितनी महत्वपूर्ण रही है, इस बात के लिए भारत देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को भी अगर आज आप देखेंगे तो सभी कभी न कभी भारत देश के विदेश मंत्री भी रहे। चाहे आप नेहरू का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप इंदिरा गांधी का जिक्र कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री भी करीब 38 दिनों तक विदेश मंत्री के पद पर रहे हैं। राजीव गांधी ने भी अपने हाथ में विदेश मंत्रालय को रखा। मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी शुरुआती दौर में अपने पास ही विदेश मंत्रालय को रखा था। प्रणब मुखर्जी लंबे समय तक विदेश मंत्री के पद पर रहे। पीवी नरसिम्हा राव तो और ज्यादा लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री रहे। यानी यह कहे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को कैसे साधा जाए और भारत देश की राजनीति को कैसे उसके अनुकूल बनाया जाए, शायद ये सवाल जो है हर प्रधानमंत्री के मन में जरूर रहा होगा। लेकिन एक सवाल यहां पर और भी है कि कभी भी कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी अधिकारी सीधे तौर पर फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम करे और बतौर पॉलिटिशियन नजर ना आए, शायद ये बात आपको कभी दिखाई ना दे। लेकिन मौजूदा समय का सच तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को साधने के लिए या फिर यह कहे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय जिस विदेश नीति को अपनाया, जिस फॉरेन पॉलिसी को अपनाया, उसने भारत देश की अंदरूनी अर्थव्यवस्था को खुलेआम प्रभावित किया है। और दुनिया भर के भीतर बनते बिगड़ते रिश्तों के भीतर भारत देश की अपनी राजनीति जो देसी मिजाज में कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी भूटान, कभी श्रीलंका और अब बांग्लादेश, इस आश्रय चलती रही। उसी के दायरे में नेपाल भी शामिल हुआ और मालदीव भी आया, आपको याद होगा। यानी यह कहे कि हमारे देश की अंदरूनी राजनीति भी विदेश नीति से प्रभावित समय समय पे होती रही है। इस बात को कह करके बचा नहीं जा सकता है कि यह हुआ ही है। लेकिन वर्तमान में एक सच और है कि भारत रसिया का करीब रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी भी गुटों के साथ जुड़ने की मजबूरी से हट करके गुट निरपेक्ष आंदोलन को खड़ा कर दिया। लेकिन जिस समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, भारत देश की निकटता रसिया से कहीं ज्यादा अमेरिका के साथ हुई। और इससे पहले टर्म में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस समय तो ऐसी परिस्थिति भी आई जैसे लगा कि भारत देश की पूरी विदेश नीति किसी नाटो देश के तौर पर चलने के लिए। और ऐसे में भारत देश की अर्थव्यवस्था के भीतर काफी मजबूती अमेरिका दे भी रहा है। और मौजूदा समय का सच तो यह भी है कि भारत देश दुनिया के तमाम देशों के भीतर जो भी एक्सपोर्ट करता है, व्यापारिक फायदा सही मायने में उसको केवल अमेरिका से होता है। यानी यह कहे कि जितनी बड़ी संख्या में भारत अमेरिका के भीतर माल भेजता है, उसका करीब आधा माल भारत अमेरिका से इंपोर्ट कर लेता है। जबकि चीन को अगर लीजिएगा तो चीन की तुलना में भारत देश का अपना एक्सपोर्ट जो है वो करीब 10 से 15-20% के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी ये कहे कि व्यापारिक ताकत अमेरिका के साथ आयात निर्यात को लेकर के काफी मजबूती प्रदान करती है। और यहीं से एक सवाल उठ रहा है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप भारत देश को लेकर के या फिर कहे ट्रंप भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत देश को कहां पर रखेगा, यह सवाल शायद मौजूदा समय में इसलिए आज बड़ा है क्योंकि पहली बार 2021 के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे अनचाहे अमेरिकी चुनाव के बीच में खड़े हुए थे, जब वो ट्रंप के साथ खड़े थे। और उस समय जो बाइडेन सरकार अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई दरवाजों को बंद कर दिया था। धीरे धीरे वो दरवाजा खुले। लेकिन आज के तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही कूटनीति और वही विदेश नीति या तो 360 डिग्री के एंगल में घूम करके पारंपरिक राजनीति के उस दायरे में आकर के सिमट जाएगी जो भारत देश की पारंपरिक कूटनीति और विदेश नीति रही है, या फिर यह कहे कि 180 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सामने खड़ी होगी, जहां पर भारत देश के लिए यह सवाल उठने लगेगा कि आने वाले समय में वो किस रास्ते पर चले जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को संभाल सके।
यानी ये सारे सवाल मौजूदा समय में इसलिए भी काफी जरूरी है कि उन्हें भारत देश यानी हमारे देश ने ब्रिक्स को लेकर के जो ताना बाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुना, ट्रंप ने चुनाव जीतते ही एक झटके में उस ब्रिक्स को यह बात कह करके धमकी दे डाली कि अगर आपने कोई भी पैरेलल करेंसी अगर पैदा की तो फिर अमेरिका उसको कभी बख्शेगा नहीं और दुश्मन देश के तर्ज पर उसके सामने अमेरिका पेश आएगा। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, नवंबर के महीने के भीतर जब अमेरिका के भीतर चुनाव हो रहे थे, अक्टूबर और नवंबर का वो महीना था, खास करके अक्टूबर के आखिरी सप्ताह के आसपास ब्रिक्स की बैठक जो है मॉस्को के भीतर हो रही थी। और ब्रिक्स की बैठक के भीतर लगातार जो ताना बाना भारत देश, रूस, चीन और ईरान और साउथ अफ्रीका और ब्राजील जो ताना बाना बुन रहे थे उस बैठक के भीतर, उसमें यूरोपीय यूनियन से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत के साथ ब्रिक्स को मौजूद किया जा रहा था, यानी उसकी मौजूदगी दिखाई जा रही थी। और यह सच भी है, जितनी बड़ी संख्या में ब्रिक्स के साथ देश जुड़े हैं, उनकी इकोनॉमी और जुड़ने की लाइन में हैं, उनकी इकोनॉमी को अगर मिला दीजिएगा तो फिर सिवाय G7 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। उसी की ताकत इस दुनिया के भीतर आपको दिखाई देगा। G20, G7 या फिर ब्रिक्स, यूरोपीय यूनियन कहीं पर टिकेगा ही नहीं। लेकिन अमेरिका ने चुनौती दिया, ट्रंप ने चुनौती दी। अमेरिका की चुनौती तेल को लेकर के भी रहा है। और एक सच तो यह भी है कि युद्ध के समय में जब रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन नाटो सदस्य बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये प्रयास तमाम नाटो देशों के भीतर लगातार ये कयास लगा जा रहे थे। और यूरोप के भीतर एक संकट इस युद्ध की वजह से, व्यापारिक गतिरोध की वजह से पैदा हुआ। उसके भीतर भारत देश ने रूस से तेल खरीदकर सप्लाई यूरोपीय कंट्री को किया, यूरोपीय देशों को किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिनों पहले खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि अब रूस के टैंकर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। यानी वो टैंकर्स जो रूस का कच्चा तेल लेकर के जाते हैं और वो भारत पहुंचता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का मतलब यह है कि आप जितनी बड़ी संख्या में रूस से भारत तेल खरीद रहा है, उतना तेल खरीद नहीं पाएगा। इसका असर आपको मार्च के महीने के बाद आपको असर दिखेगा, क्योंकि तब तक के लिए तेल भारत खरीद चुका है। 85% दुनिया के बाजार से 85% तेल जो है भारत आयात करता है, उससे 38% जो है रूस से खरीदता है केवल और केवल, जबकि युद्ध से पहले केवल 1% आता था। यानी 37% की बढ़ोतरी केवल इस युद्ध काल के दौरान हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पर चल पड़े हो, उसके सामने जो है अब नफा नुकसान, फायदा हानि, कुछ ये सब कुछ मायने रखता है। और शायद इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज बड़ी चुनौती इस ऐलान की है, जिस ऐलान को डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करके कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट। और इसका मतलब और मायने क्या है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की इस आवाज को सुनिए जो कुछ घंटे पहले ही बोला गया है। देखिए, सुन लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका का फर्स्ट का साफ मतलब है व्यापारिक घाटा जो अमेरिका को हो रहा है। और खास तौर पर उस लिस्ट में चीन है, मेक्सिको है, भारत भी है। और कई मौकों पर ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत चाहता है कि वो टैक्स फ्री माल उसका अमेरिका पहुंचे, लेकिन अमेरिका का जो माल जाए उसके ऊपर जबरदस्त टैक्स लगे, ये नहीं चलेगा। अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह भी है कि दरअसल इस समय में टैरिफ उन तमाम मालों के ऊपर बढ़ा करके अमेरिका के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे डेवलप करना है, उसके दिशा में भी एक कदम बढ़ेगा। अमेरिका के भीतर डॉलर की महत्ता या फिर एक डॉलर के आश्रय अमेरिका की सत्ता सियासी तौर पर और आर्थिक तौर पर दुनिया के बाजार में कैसे रहती है, शायद ये बात आज कहने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डॉलर की कमजोरी अमेरिका की इकोनॉमी को ढह देगी और वहीं पर अमेरिका अपनी इकोनॉमी के आश्रय दलदल के भीतर फंस चुका है।
और इस समय अगर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अब उसके सामने बड़ी चुनौती अमेरिका की इकोनॉमी को संभालने की है, तो फिर ऐसे में जाहिर तौर पर एक सवाल यहां पर यह भी होगा कि जो भी रुकावटें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के सामने निकल करके आ रही है, उसको इस दौर में रोका जाए, इसके या उसके भीतर प्रतिस्पर्धा के आश्रय आगे बढ़ा जाए, या प्रतिस्पर्धा में जिनसे पीछे हैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाए जाए। वहीं पर एक बात और कि संबंध बनाया जाए, इसीलिए पहला निमंत्रण शी जिनपिंग को दिया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पहला निमंत्रण मिला, और देख लीजिए चीन के उपराष्ट्रपति मौजूद होते हैं। सामान्य तौर पर इससे पहले इस तरीके से कभी भी इनविटेशन भेजा नहीं जाता था, और इस न्योते को सामान्य तौर पर इससे पहले खुलेआम खुले मैदान में समारोह होता था, और आज कैपिटल हिल के भीतर हुआ। वजह इसके पीछे ठंड जरूर है, गिरती हुई बर्फ जरूर है इसकी वजह, लेकिन एक वजह यह भी है कि सीमित लोगों की मौजूदगी ट्रंप के साथ नजर आनी चाहिए। यानी यह कहे कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी ट्रंप के साथ आने वाले समय में जो साथ चलेंगे, उसकी तस्वीर ही उनके साथ साझा किया जाए, उनका डोनेशन लिया जाए, उनके पैसे के आश्रय इस चकाचौंध के भीतर और ज्यादा तारे सितारे जोड़े जाए। शायद यही कारण है कि बड़े बड़े जो कंपनियां जो है $1 बिलियन तक दे रही, $1 मिलियन, और इस परिस्थिति के भीतर वो तमाम कॉर्पोरेट्स को वहां पर पैसा देना पड़ा है, और भारत के ही कॉर्पोरेट क्यों ना हो। यहां पर सवाल यह है कि क्या सच में इस समय में 2-3 चीजें काफी रवानगी का साथ है। पहला हिस्सा इकोनॉमी का होता है, उस इकोनॉमी का जिसमें चीन के साथ अमेरिका खुला संवाद चाहता है। अमेरिका उस रास्ते को कभी बंद ही नहीं करना चाहता, बल्कि ये कहे उस रास्ते को और दुरुस्त करना चाहता है, जिसके जरिए चीन अपना जो रोड एंड बेल्ट तैयार कर रहा है, और कमोबेश ये कहे कि हमारे देश के इर्द गिर्द तमाम देशों को उसने कर्ज दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में समुद्र के रास्ते उसका बर्दस्त है। उस बर्दस्त को चेताते हुए क्वाड बनाया गया, जहां पर जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत और अमेरिका साथ खड़े। लेकिन ऐसे में व्यापारिक रिश्ते अगर इस समय पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर अमेरिका के सत्ता और बिजनेस मॉडल के और डोनाल्ड ट्रंप के अपने बिजनेस मॉडल के अंदर है अगर, तो इस बात को आप मान करके चलिए कि ट्रंप की पहली यात्रा चीन का भी हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भीतर यह संदेश खुलेआम खुले तौर पर दे दिया कि जो ब्रिक्स आप बना रहे थे, चीन जिस समानांतर, जिस पैरेलल इकोनॉमी को अमेरिका से हट करके खड़ा करना चाहता था, और इस समय में साउथ ईस्ट एशिया के भीतर भारत देश एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अपनी मौजूदगी को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा था, और भारत और रसिया के बीच के पुराने संबंध नए आर्थिक संबंधों के आश्रय जिस तरीके से उस रिस्ट्रिक्शन को भी कमजोर कर रहे थे, जो कि युद्ध के बाद अमेरिका ने रसिया के ऊपर लगाए थे। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर ईरान भी ब्रिक्स के भीतर शामिल है। तो फिर ऐसे में यह संदेश बहुत साफ है, क्या सच में वर्ल्ड पावर के तौर पर अब सामरिक नहीं बल्कि यह कहे कि आर्थिक युद्ध की शुरुआत होगी क्या? आखिर कोई भी युद्ध संसार के भीतर शांतिपूर्ण होता ही नहीं, और सामरिक युद्ध से ज्यादा खतरनाक इकोनॉमिक वार होता है। उस इकोनॉमिक वार जिसमें अपनी राजनीतिक ताकत का प्रयोग अपने बिजनेस के विस्तार के लिए करता है। या फिर यह स्थिति क्या अमेरिका के साथ उभर रही है अब भारत देश के साथ? चुनौती शायद इसीलिए कि व्यापार घाटे को बढ़ जाने की स्थिति में डॉलर की बढ़ती हुई लगातार कीमत भारत के खजाने को कहीं खाली न कर दे। यानी ब्रिक्स को लेकर के जो संदेश, जो संवाद अमेरिका के समानांतर बनाने की जो कोशिश की गई, अब वो पूरी तरीके से मेहनत जो है, जो बीते 1.5 दशकों का मेहनत रहा है, वो 1.5 दशकों का मेहनत का इस दौर में एक झटके में गायब हो जाएगी। या इस दौर में जो 2017 के भीतर जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुलेआम खुले तौर पर वो अपने भाषण में अपने दोस्त का जिक्र, अपने दोस्त के नाम का जिक्र, व्लादिमीर पुतिन का जिक्र किया था, तो अमेरिका की पूरी राजनीति में जो है हंगामा मच गया था। क्योंकि रूस और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद कोल्ड वार, और अभी की मौजूदगी में कभी एक साथ किसी राष्ट्राध्यक्ष के जरिए देखे नहीं गए।
लेकिन इस समय रूस से निकटता क्या अमेरिका की, चीन के साथ संवाद व्यापार को लेकर के, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर भारत जैसे विकासशील देश जिनकी अपनी इकोनॉमी उस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर टिकी हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की धुरी चीन, रूस और अमेरिका है, वहां पर अगर ये तीन देश, तीन कंट्री अगर सामरिक नहीं बल्कि ये कहे कि व्यापारिक युद्ध की दृष्टि से अगर संवाद बना करके एक साथ नजर आने लगेंगे, तो क्या सच में ग्लोबल परिस्थितियां एक ही झटके में आपको बदलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी क्या? क्योंकि खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप इस बात को ऐलान करते से चूके नहीं कि यूक्रेन और रूस बंद हो जाएगा ये युद्ध। बार बार जो ये होता है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। सुनिए क्या कहते हैं एक बार। डोनाल्ड ट्रंप का ये मिजाज खुलेआम ये बातों को बताता है कि वो जानते हैं कि उनके पास केवल 4 साल है, और दोबारा जब उनको 4 साल मिला है तो उन्होंने इतिहास रचा है। क्योंकि कभी 150 साल पहले ऐसा हुआ था जब कोई राष्ट्रपति बना और अगली बार हार गया और फिर जीत करके आ गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकी इतिहास के भीतर दूसरे शख्स के तौर पर है। लेकिन सवाल है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि दरअसल उन्होंने अब 2017 से 2021 के दौर से कहीं ज्यादा तेजी के साथ आगे निकलना है उनको। शायद इसीलिए उनके साथ जुटे हुए जितने भी खिलाड़ी हैं वो लिमिटेड है। हर देश के भीतर जो आर्थिक तौर पर संपन्न तबका है वो अमेरिका के तरफ देखे, यह उनके भीतर चाहत भी है और बेचैनी भी होती है। ठीक वैसे ही लोगों को न्योता भी वैसे ही भेजा गया था, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर कम से कम हर अपने अपने देश के भीतर उभर सके। और यह भी इस दौर में माना जा रहा है कि अब 200 से ज्यादा ऑर्डर्स के ऊपर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप तुरंत करेंगे। ये 200 से अधिक ऑर्डर्स जो हैं उसमें अमेरिकी सीमा को चाक चौबंद करना है। उसके भीतर मैक्सिको, कनाडा का सवाल भी है, उसमें पनामा नहर का भी जिक्र है। उसके भीतर खास तौर पर जो बाइडेन के दौर में जो बड़े बड़े फैसले, जैसे एनर्जी ड्रिलिंग का निर्णय, उसको समाप्त कर देना है, यानी जो फैसला लिया गया उसको टर्मिनेट करना है। टैरिफ को लेकर के भी फैसले लिए जाने हैं। चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर के भी निर्णय लिए जाने हैं। हालांकि खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहने से चूक नहीं रहे हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि वो एक साथ सारे निर्णय नहीं ले, धीरे धीरे निर्णय ले। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति शायद होगी नहीं, क्योंकि उनको काफी तेजी के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो परिकल्पना है, जो परिभाषा है, जिसको एक समय वॉवेल कहा करते थे, उससे आगे की सोच लिए बिल्कुल लेन देन और बेहतरीन मुनाफे के साथ अमेरिका फर्स्ट कैसे खड़ा होगा, इस दायरे में भारत कहां पर फिट बैठता है। इसीलिए सवाल आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए न्योते और न न्योते का बात नहीं है। ये सवाल नहीं, न्योता तो नहीं आया, सवाल उससे आगे का है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के जिस इकोनॉमी को युद्ध काल के समय, जिससे रूस से तेल खरीद करके करीब 60,000 करोड़ का फायदा कमा लिया, भारत देश के बाजार के भीतर तेल की कीमत नहीं हुई, लेकिन भारत जो इंपोर्ट रसिया से कर रहा था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से 30% सस्ते में तेल खरीद रहा था। यहाँ के रिफाइनिंग यूनिट्स के पास काम मिल गया, रिफाइन करके तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर बेचा जाने लगा, और एक ही झटके में भारत देश का एक्सपोर्ट जो था वो पुराने तमाम परिस्थितियों से आगे निकल गया और व्यापारिक घाटा काफी कम हो गया। यानी ये कहे कि व्यापारिक घाटे का मतलब यहां पर ये है कि आप जो माल बेच रहे हैं उसके एवज में जो डॉलर आ रहा है और जो माल आप मंगा रहे हैं उसके एवज में जो आप डॉलर दे रहे हैं, इन दोनों के बीच कितना आप डॉलर ज्यादा देते हैं वो व्यापारिक घाटा होता है। यानी डॉलर कमा लेते हैं तो व्यापारिक लाभ होता है, फायदा होता है। और मौजूदा समय का सच ये है कि भारत देश जो व्यापारिक लाभ जो है वो अमेरिका के साथ ही कर रहा है। अगर 2023 के अगर आंकड़े को देखिए तो भारत करीब करीब 78 यानी 78 बिलियन डॉलर अमेरिका के भीतर सामान बेचा था, और अमेरिका से 42 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया। और कमोबेश हर महीने अगर आप देखेंगे जो आखिरी जो डाटा, जो आंकड़ा जो निकल के आया अक्टूबर के महीने के भीतर, उसमें करीब 7 बिलियन डॉलर का सामान भारत अमेरिका से बेचता है, और वहां से जो सामान मंगवाता है वो करीब 3.5
बिलियन डॉलर के आसपास का होता है। जबकि चीन से आप अगर इस चीज को तुलना करेंगे ना, तो चीन में करीब करीब 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान भारत के व्यापारिक घाटे के साथ जाकर जुड़ता है। यानी ये कहे कि भारत देश की वह इकोनॉमी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आसरे भारत के खजानों को भर रही थी और भारत के खजाने के भीतर डॉलर पिछले तमाम सरकारों की तुलना में ज्यादा था, वो एक ही झटके में ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के निर्णय के साथ ही कहीं खत्म या फिर और ज्यादा कम तो नहीं होगा, ये एक सवाल है। वहीं पर एक और सवाल है कि इस समय में जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी जो बनाया गया और उससे जो भारत कर्ज लिया उससे, और इसी दौर में जो इकोनॉमी को भारत के कॉरपोरेट के आश्रय अंतरराष्ट्रीय मार्केट के भीतर संबंधों के जरिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया भी, और कॉरपोरेट की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय बाजार के भीतर हो, इस बात के लिए भारत की साख के साथ संवाद भी किया गया। खुद पीएमओ इसके भीतर एक्टिव हो गया, सक्रिय रहा, और ये पूरा का पूरा नेटवर्थ जो है, जो कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से जो लोन भारत के कॉरपोरेट साहब, उसके भीतर एक नाम काफी नाम लिया जाता है, अडानी साहब का, और वो मानना भी है कि उस इस तर्ज पर भारत देश के तमाम कॉरपोरेट्स के ऊपर कितना असर पड़ेगा। ये जैसे अमेरिकी अदालत के भीतर चार्जशीट दाखिल हुआ, वैसे ही ये सवाल उठने लगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब का कॉरपोरेट अगर अंतरराष्ट्रीय बैंक अगर लोन नहीं देगा तो फिर बाकियों को क्यों देगा। और दुनिया के वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के भीतर, चाहे इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, कोई भी देश के भीतर तमाम जगहों के ऊपर अडानी ग्रुप की मौजूदगी दिखाई पड़ती है। उसी तरीके से अंबानी भी आगे बढ़े। नया सवाल यहां पर यह उठा कि अगर नए रिश्तों के साथ अगर अमेरिका नए व्यापारिक सोच को अगर अपने फायदे के लिए अगर लेकर के आएगा और उसके भीतर चीन रसिया दोनों अगर फिट बैठ जाएगा, तो फिर ऐसे में भारत देश की कूटनीति और विदेश नीति का क्या होगा। और यहीं पर इस कूटनीति और विदेश नीति से अगर हमारे देश का यानी भारत देश का बड़ा व्यापारिक तबका जो भारत जो माल अमेरिका जो बेचता है उसको भी इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ड्रग्स और आरएमजी कॉटन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्मार्टफोन्स, मिनरल्स, फ्यूल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इस सब सारे सामान से जुड़ा हुआ व्यापारिक तबका जो अमेरिका के भीतर सामान भेजता है, उसके सामने क्या मुश्किल हालात होंगे। एक सवाल और काफी कठिन है, क्योंकि हमारे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात के परिस्थिति में वो तमाम सारे देश जिसके भारत देश से जिस देश का संबंध है, अगर वो अमेरिका की आर्थिक नीति और या फिर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू पॉलिसी के तहत अगर उसके साथ जुड़ाव बनाएंगे तो एक नया दबाव भारत देश के सामने फिर से खड़ा हो जाएगा। और भारत देश के विदेश मंत्री पॉलिटिशियन नहीं है, और भारत देश के प्रधानमंत्री कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय भारत देश के भीतर की राजनीति को संभालते और सहेजते आए हैं, यह भी कहना पड़ेगा, क्योंकि अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का प्रभाव उन्होंने भारत देश की देसी मिजाज की राजनीति के भीतर बाखूबी प्रयोग किया, निकटता दिखाई। G7 की निकटता हो, G20 की निकटता हो, रसिया के साथ की निकटता हो, मैक्रोन के साथ कदम ताल करना हो, तमाम लोगों से मिलना हो, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। लेकिन सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, कॉरपोरेट है, ट्रंप बिजनेस डील करते हैं, ट्रंप लेन देन की परिभाषा में नुकसान और फायदा देखते हैं। तो क्या ऐसे में दुनिया वर्ल्ड के मार्केट में अब अंतरराष्ट्रीय यानी एक नए तरीके से तमाम सारी चीजें सामने आई है, और ये सारी चुनौती बीते 10 सालों के भीतर कभी भी भारत देश के सामने आई ही नहीं। और जिस रास्ते भारत चलते चला गया आगे, उसके भीतर उसने उसके मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा मुद्दा बनाया। और एस जयशंकर जब बने सुषमा स्वराज के बाद, तो उन्होंने एक ही रेखा पकड़ा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और इस भारत देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए जो भी हो सकता है। इसीलिए रसिया से आता हुआ जितना तेल है, वो एस जयशंकर अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, उन्होंने कहा सही है। वर्तमान समय में अमेरिका इस बात पर सवाल कर रहा है कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, ये सही कैसे है। चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों के भीतर खटास अंदरूनी राजनीति के भीतर पैदा हुई, और उसी चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, डायलॉग संवाद के साथ आने वाले समय में व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की दिशा में ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। भारत देश की कूटनीति यहां पर क्या कहती है, जाहिर सी बात है, ये शायद वर्तमान समय में
भारत देश के सामने, क्योंकि भारत देश में करीब करीब 3.5 लाख स्टूडेंट जो है अमेरिका में हैं। H1B वीजा के लिए जो अप्लाई करते हैं ना दुनिया भर के छात्र, उसमें सबसे ज्यादा भारत के स्टूडेंट होते हैं, भारत के छात्र होते हैं। मुश्किल हालात वहां पर भी है। मुश्किल हालात इस बात को लेकर के भी है, जो अभी तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात कह करके ताल ठोक रहे थे कि इजराइल के भीतर हमारे लेबर चले गए। वो लेबर इसलिए गए कि इजराइल जो है युद्धरत था। रसिया के भीतर भारत के लेबर गए क्योंकि रसिया युद्धरत था। यानी युद्ध के दायरे में दर्जन भर से अधिक भारतीय मारे गए। खुद एक्सटर्नल मिनिस्टर ने आंकड़े भी बताए थे। और सब यहां पर अपने अपने तरीके से रेखा बनाएंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता न आया इस बात को मत देखिए। उसके आगे की उन तमाम परिस्थितियों पर नजर डालिए जो भारत की परिस्थितियां, भारत की अर्थनीति, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था क्या सच में 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन या 15 ट्रिलियन या भारत विकसित देश की कतार में कैसे खड़ा है? जब 5 किलो अनाज के रास्ते भारत देश की राजनीति चल पड़ी है, तो यहां पर अगला रास्ता कौन सा बचेगा? फिलहाल देखते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।